सो हे गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्या लाए आपके लिए, आज लाए हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है सब नेचुरल फिनोमिना। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप और मैं नहीं रोक सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं ये इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें ये बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे नहीं दिया होगा, लेकिन उसके अंदर अंदर के टॉपिक्स बता रहा हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आगे। यही देख के छोड़ के मत चले जाना, हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस। चार्जेस होते क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या है, ये कोई डिवाइस का नाम लग रहा है। देखते हैं क्या करता है। फिर देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब चार्जेस पड़ा वो एक से दूसरे में कैसे जाते हैं ये वो देखेंगे। अब भैया चार्ज तो हो गया, अब डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्जिंग देखेंगे। फिर देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, फिर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। इन्हीं के बीच में लाइटनिंग भी आता है। ठीक है, चार्जेस क्यों पढ़ रहे हैं, लाइटनिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या भैया, तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। अब हमने टू अदर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 7th क्लास में भी दो फिनोमिना के बारे में पढ़ा था। अब वो कौन से दो फिनोमिना थे ये लोग, तो ये तुम मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। मतलब इस चैप्टर में हम लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके आजू बाजू की चीजें हैं इसलिए दी गई हैं ताकि तुम उससे रिलेट कर पाओ। ठीक, तो वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फिनोमिना। मतलब अब भैया हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन तबाही मच जाएगी तो कुछ तो ऐसी चीजें इतने काबिल है हम कि उसे कम ज्यादा तो कर ही सके। तो पहले देखते हैं, लाइटनिंग से शुरू करते हैं। ठीक, तो यू माइट हैव सीन अ स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन अ सॉकेट। मतलब कई बार होता है कि प्लग प्लग वगैरह लूज रहते हैं, सॉकेट में लगे हुए रहते हैं, लूज रहते हैं, तो उसमें कई बार स्पार्क तुम्हें दिखता है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। मतलब लाइटनिंग जो हम देखते हैं, जो बिजली कड़कती है, उसे भी हम लाइटनिंग स्पार्क की तरह ले सकते हैं, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। मतलब बहुत बड़े स्केल पे। In ancient times, people did not understand the causes of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought of that the wrath of God was visiting them. Now, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले के लोगों को साइंस वगैरह तो नहीं पता थी। ठीक है, खासकर हमारे इंडियन लोग को, मतलब जो गांव के लोग होते हैं उन बेचारों को भोले भाले रहते हैं बेचारे। ठीक है, उनको इतना नहीं पता। उन्होंने जब शुरू शुरू में देखा कि बिजली गिर रही है तो उन्हें क्या लगा कि ये तो लग रहा है कि ऊपर वाला कहर बरसा रहा है। मतलब वो गुस्सा हमसे या कुछ है तो वो कहर सा बरसा रहा है, गुस्सा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम समझ चुके हैं ये किस लिए होता है, किस लिए होता है। तो नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। ये तो सुना ही होगा सबने कि बादल के टकराने से बारिश और बिजली बिजली गिरती है। ठीक है, we need not to be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो वही वाली बात है। अब देखो, लेट अस परफॉर्म, तुम्हारे ही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हम भी देखने वाले हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव played as a game. When you rub a plastic scale on a dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. देखो, ये तो मैंने भी किया, मेरे भैया ने भी किया, उसके भैया ने भी किया होगा, और तुम भी आज के टाइम में कर ही रहे होगे। मतलब तुम अपने एक प्लास्टिक, जो हमारी रूलर आती है, स्केल आती है, उससे तुमने अपने बालों में पहले रब किया, फिर वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके पास ले गए, तो तुमने देखा कि वो उठ के उसके तरफ चिपक रहे हैं, जैसे हम जादू 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 करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम कॉम कंघी के साथ भी देखते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज व्हेन रब्ड विद अनदर मटेरियल। अब जैसे ये एक वीडियो है, ठीक है, देखते हैं प्ले करके। देखो, तुम भाई साहब ने क्या किया, ये बलून को एक ये वुलन क्लॉथ के रब किया ऐसे भी नहीं कि फट जाए। अब देखा कि ये जो स्मॉल पीसेस हैं ये सारे जाके चिपक गए इस पे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अभी कैसे हुआ बताते हैं इसके बारे में। ऐसे ही कंघी को हमने सर पे रगड़ा रगड़ा और फिर इसमें ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब भैया ऐसा क्यों हो रहा है, अब भैया ऐसा इसलिए हो रहा है, मान लो जब तुम अपने हाथ रगड़ते हो, तो अचानक से गर्म लगने लगता है। ठीक है, क्यों लगने लगता है, एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तुमने वर्क किया, उसमें से एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, वैसे ही तुमने जब इसको रब किया तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई।
इलेक्ट्रोस्टैटिक को तुम डिटेल में पढ़ोगे 11th में, ओके, तो 11th में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो जब तुमने इसको रब किया तब क्या हुआ, इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, जिसके कारणवश उसने सामने वाली छोटी सी चीज को, जिसको वो खींच सकता था, उसने उसको खींच लिया। ऐसे ही इस कंघी ने मान लो हमने रब किया तो इसमें नेगेटिव चार्जेस हो गए, और हमने क्या सीखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, तो इसने इस साइड को ना, इस चीज के इस साइड को ना खींचने के बावजूद इस पॉजिटिव एंड को खींच लिया। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम स्मॉल एटम्स वगैरह से बने हुए हैं, तो सबको पता है कि थोड़ी थोड़ी चार्जेस, थोड़े थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजों में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो ये तुम्हें अब इतना भी घुस के, अगर तुम ज्यादा ही इस टॉपिक पे जानकारी चाहते हो मेरे से, एक पर्टिकुलर इसी चीज पे वीडियो बनाने के लिए, तो तुम मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर के इतना बहुत है। अब देखो जी, इसमें कई बार मेरे टाइम पे तो क्वेश्चन आया था कि तुम इन ये चीजें दे दी थी, बोले थे इसको अगर तुम किस चीज से रब करोगे जब इसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि तुम तीन चीजें रख लो, पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ, ठीक है, ये तीन चीजें तुम किसमें भी लिख दोगे चल जाएगा काम। रिफिल में देखो इसने क्या लिखा है, पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ। बलून में पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, ड्राई हेयर, ठीक है। सिल्क क्लॉथ वो चिकना होता है बेसिकली, तो चिकने पे काम करेगा नहीं आसानी से, वुलन पे आसानी से काम कर जाता है। जैसे तुम देखते हो कभी वुलन क्लॉथ जब तुम उतारते हो, कपड़े उतारते हो, तो तुम्हारे जो हेयर्स होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े हाथ के, ठीक है। और स्टील स्पून, स्टील स्पून किससे, पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ। एबोनाइट को हम ड्राई हेयर सिल्क क्लॉथ, ठीक है, और ग्लास रॉड वुलन क्लॉथ सिल्क क्लॉथ। तो अब इसमें तुम क्या करना, तुम अगर बाई एनी चांस कभी रट लो, याद ना आए, तो पॉलीथीन वुलन क्लॉथ लिख के आ जाना, ठीक है, नंबर मिल जाते हैं। फिर अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है भैया, इलेक्ट्रोस्कोप नाम से लग रहा है कोई डिवाइस का नाम लग रहा है भैया, ठीक है। अब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो को इसको तोड़ो, इलेक्ट्री से क्या याद हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस, मतलब, और स्कोप मतलब किस लिए यूज करते हैं स्कोप, किसी चीज का पता लगाने के लिए, ठीक है, घुस के। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो पता करेगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। A simple electroscope cannot detect the nature of the charge, मतलब एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बता सकता कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये बता देगा कि वो चार्ज है कि नहीं चार्ज। Pith hole electroscope and gold leaf electroscope are two classical types of electroscopes. मान लो बाई चांस टीचर थोड़ा खड़ूस सा निकला, उसने ये सब दे दिया कि एग्जाम्पल भी लिखो इलेक्ट्रोस्कोप बताने के बाद, तो तुम ये दो याद कर लो, पिथ बॉल और गोल्ड लीफ, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब मेरे अंदर तो है पॉजिटिव चार्ज, मान लेते तुम्हारे नहीं, अंदर नहीं है, तो मैं तुम्हारे अंदर कैसे ट्रांसफर करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, समझ में आई बात। मतलब कि देखो, बताता हूँ। देखो ये बॉल है, एक ये बॉल है, इस पे चार्ज है क्यू, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस पे चार्ज है जीरो, मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, मैंने इन दोनों को टच करा दिया, ठीक है। तो अब दोनों पे क्या चार्जेस होंगे, दोनों पे अब होंगे, फिर दोनों को अलग कर दिया, अब दोनों पे होंगे क्यू बाई टू, और इस पे भी होगा क्यू बाई टू, दोनों पे हाफ हाफ चार्ज हो गए। मैं एक और बॉल लाया जिस पे अभी भी जीरो चार्ज है, अब की बार मैंने इसको और इसको कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट करने का मतलब दोनों को जोड़ दिया। अब इस पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, मतलब क्यू बाई फोर। अब इस पे कितना होगा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू हुआ था, जीरो प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, मतलब इस पे भी अब होगा क्यू बाई फोर, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है जी। तो ये तो हम समझ गए, अरे सॉरी, ठीक, ये हम समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर, ठीक। फिर अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ। मतलब कि तुमने सुना होगा कि घर पे अर्थिंग की जाती है, ऑफिस में अर्थिंग की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि हमें लगता है, मान लो कभी कभार कोई फॉल्ट हो गया, बिजली में वायर में फॉल्ट आ गया, हमें करंट लगा, अब करंट लगा तो हम क्या करेंगे कि हम ये करते हैं, हम घर पे अर्थिंग करते हैं, इसका अलग प्रोसीजर है और ये बहुत अलग टॉपिक है।
तो हम अर्थिंग क्यों करते हैं? मान लो तुम्हें झटका लगा, तुम्हें झटका लगा तो तुम्हारी बॉडी कंडक्टर है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है तुम्हें। तुम्हारी बॉडी कंडक्टर है, तुम्हारे अंदर से फ्लो होके चार्ज वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में जाके न्यूट्रल हो जाएगी। अब अर्थ इतना ज़्यादा, ज़मीन इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा वो है कि वो हर चीज़ को न्यूट्रल कर सकती है। तो तुम्हें झटके लगने से तुम बच जाओगे, और जिस घर में अर्थिंग नहीं होती उधर झटके लगने से तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा चार्ज, और तुम सीधा, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग क्या होता है। रिमूविंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इज नोन एज डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग अप प्रोवाइडेड विद एन अर्थिंग सो दैट, मैंने देखो यही बताया, so that in case of leakage of an electric charge, people inside the building are not affected and the charge is transferred to the ground safely, ठीक है। वो पूरा चार्ज पूरे ग्राउंड में चले जाए और तुम्हें ज़्यादा अफेक्ट ना हो। ये डायग्राम क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ आगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी क्या है भैया? अब हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, मतलब अब हमने इतनी चार्जेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तो अब ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि लाइटनिंग चार्जेस के टर्म्स में, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि ऊपर वाले का क्रोध है भैया इसलिए बिजली गिर रही है, ठीक है। तो इन प्रोड्यूसिंग बाय रविंग, ठीक है। तो द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्लाउड के अपर एज में जाके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, मतलब जो नीचे वाले एजेस पे होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। देयर इज accumulation ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, मतलब हमारे जो ग्राउंड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन रहता है। When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow, अर्थात तो and negative and positive charges meet, producing streaks of brightening light and sound. We see streaks as lightning. The process is called an electric discharge. अब देखो भैया आपने तो बहुत कहानी रट दी और हमें समझ में भी नहीं आया, तो समझते हैं इस बात को। कैसे समझेंगे? हाँ चलो, मैंने ये बनाए दो तीन बादल। एक बादल, थोड़ा बादल गंदे बन रहे हैं लेकिन चलो समझ जाओ तुम। ये रे बादल, ठीक है। मैंने इसने भाई साहब ने बोला कि पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं सारे ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर, हमने बना दिए पॉजिटिव चार्जेस ऊपर। अब भाई साहब ने क्या बदलता है, नेगेटिव चार्जेस सारे नीचे रहते हैं, सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे, सारे नेगेटिव 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 नीचे एक्यूमुलेट हो गए। और हमने ये भी पढ़ा कि जो ग्राउंड है उस पर किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अब तुम समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये हुआ कि हमने ये क्या पढ़ा है कि ये जो एयर है बीच में, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ कुछ कुछ, ये एयर है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था सॉलिड में ज़्यादा तेज करंट फ्लो करता है, लिक्विड में थोड़ा धीरे से फ्लो करेगा, क्यों? ड्यू टू एटम्स, एटम्स का जो सॉलिड में एटम्स क्लोजली बाउंडेड रहते हैं लेकिन थोड़ा वाटर में दूर दूर रहते हैं, और एयर में तो और दूर दूर रहते हैं, तो इसलिए एयर एक बहुत पुअर कंडक्टर है। ये तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो पिछला चैप्टर देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया होगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि हमारा जो एयर है वो बहुत पुअर कंडक्टर है, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तब क्या होता है, इन भैया को इसको अट्रैक्ट करना होता है। अब इन भैया को इसको अट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे एयर के थ्रू। तो हमने ये बोला कि जब एयर बहुत पुअर कंडक्टर है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, तब वो एयर के थ्रू इसको खींचने की कोशिश करता है इन दोनों के बीच में। समझ रहे हो क्या होता है? ये एयर एक कंडक्टर बन गया, तो समझ लो ये यहाँ पे एक वायर हो गया, वायर हो गया, ये कंडक्टर बन गया, वायर हो गया। अब क्या हुआ, जब इसने इससे कनेक्ट हुआ तो एक स्ट्राइक, एक बहुत तेज बिजली चमकी और बिजली कड़की। वही बिजली हमें दिखती है अपनी आंखों से और उसी बिजली की आवाज भी आती है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो इसके कनेक्ट में आया, भले ही थोड़ी मिली सेकेंड्स के लिए आया, इस धरती ने पूरा संभाल लिया अपने अंदर और न्यूट्रल कर दिया। वैसे ही दो तीन बार चीजें होती हैं, अब इस बादल का होगा, इस बादल का होगा। बोले कि भैया ये दिखता कैसे है इतना लंबा?
क्योंकि हमने बोला कंडक्टर की तरह काम करता है हमारा एयर। मैंने बोला इसको मान लो, एज्यूम कर लो कि एक वायर की तरह काम कर रहा है और ऐसी एक बिजली आके चमक गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब अब भैया बताओ ये क्यों लगाया था आपने? अब मैंने ये इसलिए लगाया था कि मान लो हमारी बिजली कड़कती है, कड़की, उसको मिल गया, ये बिल्डिंग दिख गई भैया उसको, अब वो ये अब एज्यूम करो ये भी नहीं है, तो हमने ये देखा कि वो ये इसको यहीं पे पॉजिटिव, अब यहाँ मान लो कैसे बताऊँ, ठीक है, बिजली आ रही है, उसको यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है, पहले किस पे चमकेगी? इसी पे चमकेगी, इसी पे गिरेगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक रॉड लगा दी, ठीक है, चल भैया तू मेटल पे गिर, पहले मेटल एक अच्छा कंडक्टर है तो मेटल पे पहले गिरेगी, ना कि वॉल पे। तो मेटल पे गिरी और पूरा मेटल कनेक्टेड है यहाँ से नीचे जाके अर्थ के कॉपर प्लेट पे। अब हुआ क्या कि वो बिल्डिंग पे ना गिरने के बजाय इस मेटल पे गिरी और वो पूरा ट्रांसफर हो गया नीचे अर्थ पे, जहाँ पे जाके वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो समझ गए तुम लाइटनिंग? अब होता है कि भैया फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अब बिजली गिर रही है, हमें पता है बिजली गिरने वाली है, बहुत तेज घना बादल है, तो अब कैसे बचा सकते हैं? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, ठीक है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। मतलब तुम कार के अंदर हो तो ये नहीं कि बिजली गिरने वाली है तो कार से उतर के बाहर चले गए, कार के अंदर रहो, कार पूरी मेटल की रहती है, कार पे गिरी भी बाई एनी चांस तो पूरी जाके तुम सेफ रहोगे, वो पूरी जाके अर्थ पे चली जाएगी नीचे ग्राउंड में। अब डूज और डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म देखते हैं। ओपन व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्यों, तुम्हें समझ गया। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन अ पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ठीक है, ओपन फील्ड्स पर ज्यादातर बहुत चांसेस रहते हैं कि बिजली गिरेगी। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट गुड आइडिया। ओके जी। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। हमें एक छोटे पेड़ के नीचे अपना सहारा लेना चाहिए। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम द ऑल ट्रीज। बहुत सारे ट्री से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम द पोल से दूर रहो। डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मत लेटो, लेकिन एक स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, मतलब तुम ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, कान भी बंद कर लो और ऐसे बैठ जाओ, और एक दूसरे से अगर तुम ग्रुप पे हो तो डिस्टेंस में रहो। ठीक है, place your hand on the knees and your head and between the hands. This position will make you the smallest target of the struck. मतलब कि अब तुम्हें पता है कि भाई ऊपर से मान लो गोले गिर रहे हैं, अब पूरे ग्राउंड पे गिर रहे हैं, अब तुम क्या करो, अगर तुम लेट जाओगे तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है कि तुम पे गिरेंगे, तो तुम अपने आप को इतना छोटा बना लो कि बहुत कम चांसेस हो कि तुम पे गिरे, और कान मन ढक लो कि अगर गिरे तो आवाज से तुम्हारे कान ना फटे। ठीक है, कान के पर्दे। अब घर के अंदर हो, अब घर के अंदर हो तो कैसे बता सकते हो? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। मतलब सारे तार वार निकाल दो फिलहाल के लिए जब तक मौसम खराब है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। ठीक है, लैंडलाइन वगैरह यूज मत करो। इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। अब ऐसे नहीं, तुम तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाले को भी लैंडलाइन पे कॉल मत करो, ठीक है, कि वो यूज करे। बाथिंग अवॉइड करो, अब ये नहीं कि रोज ही ना नहाओ, ठीक है, रोज ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे बाथरूम वगैरह अवॉइड करो, और रनिंग वाटर के कांटेक्ट में भी मत रहो। मतलब जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सबसे दूर रहो। ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। A metallic rod taller than a building is installed in the wall of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground in the metal column used during construction. Electric wires and the water pipes in the building are also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? हाँ, एकदम सही समझे, यही चीज़ है लाइटनिंग कंडक्टर। इसको तुम एक रॉड लाई तुमने, उसको लगा दिया थोड़ी बिल्डिंग की छत से ऊपर, अब एक नीचे लगाया, अब क्या हुआ, इस पे बिजली गिरी और वो पूरी जाके नीचे न्यूट्रल हो गई। ठीक है, यही भाषा तुम्हारे इसके लिए एग्जाम के लिए नोट कर लेना जरूर से, नहीं तो नोट्स तो मिल ही रहे हैं, अभी सुन लो बस, सुन लो बस। अब पूरा लाइटनिंग के बारे में एक एक चीज चाट चुकी है, अब बचा क्या? अर्थक्वेक। चलो जी, इस विनाश काले को देखते हैं। तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर एन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये होता क्या है? मतलब वही जमीन हिलना फटना जो भी है,
ठीक है, ये सब अर्थक्वेक के अंदर आता है। तो अब क्या है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, पढ़ो, टेंशन मत करो, मैं बताऊंगा रीजन है कि किस लिए कॉज होता है। ये डिस्टर्बेंस होती है अर्थ क्रस्ट के वजह से। अर्थ क्रस्ट अक्कर ऑल द टाइम, कई बार आ जाता है ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। कई बार ऐसा आता है कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे, मत सो रहे हो, आके वो चला भी गया अर्थक्वेक, हिल गई जमीनों में, ज्यादा तेज नहीं लेकिन धीरे। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, they can cause immense damage to the buildings। ठीक है, ये देख लीजिए जैसे बिल्डिंग गिर गई, ब्रिजेस, डैम, पीपल, बहुत सा मतलब बहुत दुर्दयी होता है, ये दर्द नहीं होता है। ठीक है, दे कॉज द ग्रेट लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। अब ये सब कैसे आएगा, डैम टूट गया अगर अर्थक्वेक से, पूरा पानी का बहाव बाहर आ जाता है, शहर में पानी आ जाता है, गांव में पानी आ जाता है, पूरा का पूरा गांव सिमट जाता है। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, जो मैंने तुम्हें उस टाइम टरका दिया कि क्या कैसे, वो अब समझाऊंगा। द outermost layer of the earth is not in one piece, it is a fragmented, मतलब ये छोटी छोटी पीस में, जो तुम वर्ल्ड मैप देखते हो ना, ये पूरा एक पीस में नहीं है, ये इस पीसेस में है। ये एक पीस, 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 ये एक पीस। ठीक है, is fragmented is called a plate, these plates are in continual motion। हमें पता है कि हम घूमते हैं, ठीक है, और ये प्लेट्स, इन सबको प्लेट बोलते हैं। ठीक है, when they brush past one another or a plate is goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth crust। it is this disturbance that shows up in a earthquake on the surface of the earth। मतलब कि देखो बताते हैं, मान लो एक प्लेट ये रही, ठीक है, एक प्लेट ये रही, अब क्या हुआ, ये इसके ऊपर आ गई। कई बार ऐसा होता है जब ये रोटेट कर रही होती है तो ये इसके नीचे आ गई, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये यही मान लो, एक काम करते हैं यहाँ मान लो, ठीक है, इस एरिया वाले, इस पे गौर फरमाओ। मान लो ये प्लेट और ये प्लेट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा। चलो अब ऊपर नीचे नहीं भी हुई, ये थोड़ी दूर आ गई और ये थोड़ा सा लेट पहुंची वहां पे, है ना, एकदम अटैच तो नहीं है ना ये, ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुंची, तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। मतलब कि या तो एक दूसरे पे वो चढ़ जाए या एक दूसरे से कोलाइड कर दे, तब होता है हमारा डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और तब होता है हमारा कोलिजन। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are weak zones where earthquakes are more likely to occur, and these weak zones are also known as seismic or fault zones। अब ये कौन से जोन है, ये वाले जोन, ये जितने भी बॉर्डर है ना प्लेट के, ये सारे, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रन ऑफ कच्छ, गैंगेटिक प्लेन्स एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया आर आल्सो अर्थक्वेक प्रोन। मतलब कि एक तो ये सब तुम्हारा सारा कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और रन ऑफ कच्छ होता है तुम्हारा इधर। तो कभी अर्थक्वेक आता है तो तुम गौर करना, इसी एरिया पे आता है। और जापान, जापान भी तुम्हारा यहाँ है, मतलब एकदम वो प्लेट के बॉर्डर पे है वो। जापान कितनी मरतबा हुआ अर्थक्वेक से, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा सीन नहीं हुए लेकिन हुए हैं। रन ऑफ कच्छ पे हुआ है, हिमालय पे हुआ है, मतलब कश्मीर में हुआ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये बाउंड्रीज हैं, एक प्लेट ये आ जाता है, एक प्लेट ये आ जाता है, जिसमें ये गैप आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट जोन। ठीक है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट, ये याद रखें। फिर आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, लाइटनिंग के अगेंस्ट पता चल गया, अब अर्थक्वेक के अगेंस्ट कैसे लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्वैक सेफ। ये एक टर्म निकालिए, क्वैक सेफ। अब क्वैक सेफ क्या होता है, ये तुम लिखने चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसे जिससे हम प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वैक सेफ। तो इसमें क्या है, कंसल्ट अ क्वालिफाइड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अब अरे गहरे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के तो अगर तुम बिल्डिंग खड़ी करोगे तो वो अर्थक्वेक नहीं झेल पाएगी, कोई गारंटी नहीं है, मतलब झेल भी लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा तुम एक अच्छे से आर्किटेक्चर से, अपना इंजीनियर से बात करो, वो अच्छे से तुम्हारा बिल्डिंग बिल्डिंग फाउंडेशन बनाएगा, जिसके कारणवश तुम्हारी अगर अर्थक्वेक आता भी है तो तुम्हारी बिल्डिंग गिरेगी नहीं। इन हाईली सेस्मिक एरियाज, मतलब फॉल्ट जोन्स,
The use of mud or timber is better than using a construction material. Keep roofs as light as possible. In case of structure falls, the damage will not be heavy. मतलब अब तो भैया आप बोल रहे थे कि बहुत मजबूती वाला घर चुनो, लेकिन जहाँ तुम्हें पता है कि यहाँ तो अर्थक्वेक आता ही है और कितने भी मजबूत चुन लो वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों मैंने बोला था हम नेचुरल फिनोमिना, चैप्टर का नाम ही है, मतलब ऊपर वाले से पावरफुल नहीं हो तुम, नहीं हूँ मैं, नहीं है कोई भी। तो अगर वो चाहे हिलाना तो उसको तुम नहीं इनकार कर सकते। ठीक है, ऊपर वाला छोड़ो, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, उस जगह पे तुम मड के या टिम्बर के छत छत वगैरह वॉल वगैरह बनाओगे कि अगर भैया ये गिरे भी तो मेरा सर ना फूटे, मैं बच जाऊं। ठीक है, इट इज बेटर इफ द कवर्ड एंड द शेल्स आर नॉट फिक्स टू द वॉल, मतलब अगर तुम फिक्स कर दोगे और वो तुम्हें पे ही आके गिर जाए तो फिर ठीक है ना, समझ आ रही बात? नहीं, इट इज शुड बी फिक्स टू द वॉल, ये मतलब फिक्स होने चाहिए, अलग से रखे नहीं रहने चाहिए। अलग से रखे रहेंगे तो गिर जाएंगे, वॉल से फिक्स रहेंगे तो वॉल गिरेंगे तो नहीं, कम से कम तुम्हारे ऊपर। हाँ, बी केयरफुल वेयर यू हैंग अ वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स, ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। मतलब तुम सो रहे हो और छत पे ही कोई लाइट लगी हुई है या कोई वॉल क्लॉक लगा हुआ है, अगर वो कुछ भी गिरा वो सीधा तुम्हारे सर पे गिरेगा। मान लो कभी अर्थक्वेक नहीं भी आया, वो कील कमजोर होगी तब भी वो सर पे गिरेगा। थोड़ा दूर दूर रखो ये सब बेड से अपने। Or since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially the tall buildings, have fire-fighting equipment in the working order. मतलब कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से या कुछ भी फॉल्ट की वजह से फायर पकड़ लेते हैं, तो हर फ्लोर पे एक एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। ठीक है, तो द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक अ क्वैक रेसिस्टेंट हाउस। ठीक है, इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो तुम्हें ये सब चीजें करनी चाहिए अगर तुम घर पे हो। टेक शेल्टर अंडर द टेबल एंड स्टे सेफ, मतलब ये बेड के नीचे घुस जाओ या टेबल के नीचे घुस जाओ, कहीं तो घुस जाओ, मतलब तुम्हारे सर पे ना गिरे चीजें। ठीक है, टिल शेकिंग स्टॉप्स, ओके। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलमारी मान लो तुम्हारी फिक्स नहीं है, टीवी फिक्स नहीं है, उन सबसे दूर हो जाओ, वॉल क्लॉक से दूर हो जाओ। इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, भैया जी बोल रहे हैं अगर तुम बेड पे हो तो उठो नहीं भैया, तुम सर पे पिल्लो विल्लो रख लो, कंबल अम्बल ओढ़ लो, सर बचाओ, सर जरूरी है। ठीक है, इफ यू आर आउटडोर, मतलब अगर तुम बाहर हो तो क्या करो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, मतलब बहुत दूर भागो, जितनी प्लेन जगह पे भाग सकते हो वहां भागो, वहां जाके खड़े हो जाओ जहां तुम अगर कुछ गिरे भी तो तुम्हारे सर पे या तुम पे ना गिरे। पेड़ वेड़ से दूर हो जाओ, बिल्डिंग विल्डिंग से दूर हो जाओ, मतलब अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवर अ टॉल लाइन्स। ठीक है, ड्रॉप टू द ग्राउंड, मतलब जमीन पे लेट जाओ या बैठ जाओ जो भी है। इफ यू आर इन कार और बस, डू नॉट कम आउट, अगर तुम कार या बस में हो तो बाहर मत निकलो बेमतलब में, तुम सेफ। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली, धीरे चला भैया। ठीक है, कहाँ कहाँ, मॉल वॉल में नहीं जाना, कोई खाली जगह जानी है जब तक अर्थक्वेक आए खतरनाक। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप। इसी स्टॉप के साथ हमारे चैप्टर भी होता है फिनिश। क्या पढ़ा, लाइटनिंग पढ़ी और अर्थक्वेक पढ़ा। लाइटनिंग को समझने के लिए हमने चार्जेस पढ़ा, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा, इलेक्ट्रोस्कोप के दो एग्जांपल पढ़े, पिथबॉल और गोल्ड लीफ। ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़ी। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्जेस को पता करता है, ओके जी। अब चार्जेस को पता करता है तो फिर क्या पढ़ा हमने, लाइटनिंग कैसे होता है। लाइटनिंग होती है तो इसमें बादल बादल लगे होते हैं जिसमें क्लाउड रहता है, क्लाउड के पॉजिटिव साइड पॉजिटिव चार्जेस सारे ऊपर, नेगेटिव नीचे, ग्राउंड पे रहता है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, कनेक्ट कौन करता है, हमारा ए जो कि पुअर कंडक्टर है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो उससे कनेक्ट करता है जिससे हम लाइटनिंग होती है। ठीक है, बचने के तरीके तुम्हें पता है, स्क्वाट बना के बैठ जाओ या कुछ कुछ कर लो। अब अर्थक्वेक क्या था, अर्थक्वेक आता है प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स हमें पता है। अब वो प्लेट्स जहाँ पे जॉइंट होती है उससे हम बोलते हैं फॉल्ट जोन और सिस्मिक। वे कहाँ होता है, रन ऑफ कच्छ, हिमालय और कश्मीर। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, ओके। तो कहाँ घर पे रहो तो क्या करना है, बाहर रहो तो क्या करना है, ये सब, ये इतना सी चैप्टर था बस। ठीक है, यहीं पूरा चैप्टर होता है खत्म, और लास्ट में एक ब्यूटीफुल सा थॉट प्रेमवदा चौहान की तरफ से। क्या लिखा है, व्हेन यू बिल्ड योरसेल्फ टू गो हायर, जब तुम अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचने के लिए अपने आप को बिल्ड करते हो, बी श्योर योर रूट्स आर डीप इनफ टू होल्ड यू इन अ डिजास्टर, मतलब जितना तुम ऊपर उठ रहे हो उतनी तो ये करो कि अपने रूट्स को हमेशा जमीन में रखो, मतलब घमंड ना पालो, हमेशा जमीन पे रहो, ताकि अगर कोई भी ऊट पटांग ऊंच नीच अगर बाई एनी चांस हो जाती है तो तुम वो झेल सको। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा होता है ये चैप्टर भी फिनिश। अगर तुम्हें हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। 380 सब्सक्राइबर्स, 380 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं हमारे। जल्द से जल्द 500 करो, जल्द से जल्द 1000 करो। हम नए नए वीडियोस लाएंगे, नए नए चैप्टर्स लाएंगे। और इसी के साथ मेहनत करते रहो। कोई सजेशन हो तो ज़रूर 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 कमेंट करो। कोई अगर अप्रिशिएट करना है तो भी करो हमारी मेहनत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।